हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर CCI विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज धनतेरस है। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड, रक्त से संबंधित आज हम टॉपिक लाए हैं। इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स और जो रक्त समूह हैं, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे हम इस चैप्टर से क्वेश्चन भी लाएंगे। तो पहले हम इन सभी को समझ लेते हैं और जान लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहले हम इस क्या है जो ब्लड है, तो ब्लड के टॉपिक को पहले हम समझ लेते हैं, इस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो क्या है कि रक्त गहरे लाल रंग की चमक लिए क्षारी तरल है। यह एक क्या है, चमक लाल रंग का होता है। ब्लड क्या होता है कि चमक लिए होता है और क्षारी भी होता है। एक ऐसा जीवनाश्रय द्रव है जिस पर मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर है। क्या है कि जो ब्लड है, इस पर क्या है, मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर होता है। शरीर के सभी प्रकार के रक्त का पर ही निर्भर है। शरीर में हमारे जितने प्रकार के रक्त हैं, उन सभी पे हमारा जीवन निर्भर है। रक्त हृदय से रक्तवाहिनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। रक्त क्या होता है कि हमारे क्या है, हृदय से रक्तवाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, हस्तांतरित होता रहता है, क्या है, प्रवाहित होता रहता है। और संपूर्ण मानव जीवन में रक्त के वितरण हेतु धमनियों एवं शिराओं का जाल बिछा रहता है। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त तथा धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त का भी संचरण होता है। क्या है कि इसमें धमनियों और शिराओं का एक जाल बिछा होता है। शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। चलते हैं टॉपिक की ओर। रक्त की बनावट के बारे में जान लेते हैं। रक्त तो तरल अवस्था में दिखाई पड़ता है, परंतु इसमें द्रव एवं ठोस दोनों पदार्थ होते हैं। रक्त तरल अवस्था में हमें दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव एवं ठोस दोनों पदार्थ मिले होते हैं। रक्त में रक्तवारी द्रव में द्रव के रूप में तथा रक्ताणु ठोस के रूप में। क्या है कि इसमें कहा, रक्त में रक्तवारी जो होता है ये द्रव के रूप में होता है, जो रक्ताणु होता है ठोस के रूप में होते हैं। रक्त में रक्तवारी तथा रक्ताणु का प्रतिशत इस प्रकार है। इसमें दोनों कितना % है ये दिखाया गया है। तो जो हमारा रक्तवारी या प्लाज्मा होता है ये 55% होता है, और जो रक्ताणु होता है ये हमारा 45% होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो रक्तवारी या प्लाज्मा है, इनके बारे में देख लेते हैं। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह रक्त का 55% भाग बनाता है। इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना, 90 से 92% होती है, तथा शेष 8% भाग अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। अब आगे है कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 1% भाग होते हैं। इसमें नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट का मुख्य रूप होता है। रक्त क्षारीयता इन्हीं के जल में घुलने से होती है। अब आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि ये दिखाया गया रक्त प्लाज्मा का संगठन देख लेते हैं। रक्त प्लाज्मा का संगठन है, उसमें जल कितना हो, 90 से 92% होता है। ठोस कितना होता है, 8 से 10% होता है। अकार्बनिक जो होता है ठोस वो 1% होता है, एवं कार्बनिक 8 से 9% होता है। प्लाज्मा में निम्न उपस्थित कुछ प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन के बारे में भी देख लेते हैं। तो रक्त के प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से हैं। प्लाज्मा का जो 7 से 9% भाग होता है वो रक्त प्रोटीन का बना होता है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन होता है, सीरम एल्बुमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, थ्रोम्बिन होता है। ये सभी क्या है, मुख्य रक्त के प्रोटीन हैं। क्या होता है, प्रोटीन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो चिपचिपा जैसा दिखता है। अब आगे देखते हैं। हार्मोन्स क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सीधे निकलकर रक्त में आते हैं। रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर अपना कार्य करते हैं। एंटीजन्स तथा एंटीबॉडीज क्या है, प्लाज्मा में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज उपस्थित होती है। एंटीबॉडीज शरीर द्वारा लाए गए हानिकारक जीवाणु या विषाणु का नाश करते हैं। गैसें क्या होती हैं, रक्तवारी में विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिलते हैं। रक्तवारी में संवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन तथा खनिज लवण भी आकर मिलते हैं, और इनका रक्त क्या है, रक्त द्वारा संवहन होता है।
रक्तवारी में क्या होता है कि यूरिया तथा यूरिक अम्ल अन्य अन्य पदार्थ भी मिलते हैं जिनका उत्सर्जन भी उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है। रक्तवारी में पितरंजक, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन में भी आकर मिलते हैं। लेते हैं रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रक्ताणु को रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। जो रक्ताणु होता है इसे रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। यह काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, नंगी आंखों से इसे हम नहीं देख सकते हैं और देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जो रक्त कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। आरबीसी है, क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और क्या है, प्लेटलेट्स है। इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। आरबीसी क्या है। आरबीसी क्या है, मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक औसतन लगभग 45 से 50 लाख होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं कि क्या है, लाल रक्त आरबीसी की संख्या कितना पाया जाता है, तो 45 से 50 लाख होती है। यह आकार में छोटी तथा गोलाकार तथा केंद्र भाग चिपटा होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब आगे देख लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में। यहाँ आप देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है, 80 से 120 दिन तक होता है। इसके बाद क्या होता है, इसका विनाश कहाँ पे होता है, प्लीहा में, तिल्ली में हो जाता है। भ्रूणावस्था में जो बच्चों का जो ब्लड होता है, बच्चों में लाल रक्त जो आरबीसी होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूणावस्था में बच्चों का, तो उसमें कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। परंतु जब वयस्क व्यक्ति अगर बच्चा हो जाता है तो उसमें जो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो व्यास होता है 7.2 माइक्रोन होता है और उसकी जो मोटाई होती है क्या है, 2.2 माइक्रोन होती है। स्त्रियों में जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है वो 45 लाख होता है तथा पुरुषों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या जो आरबीसी का कितना है और पुरुषों में कितना और बच्चों में कितना है। तो यहाँ पे क्या है, स्त्रियों में कितना बताया गया, 45 लाख और पुरुषों में बताया गया है 50 लाख। और जो बच्चे होते हैं बच्चों में कितनी संख्या है, 60 से 70 लाख क्या है, आरबीसी पाया जाता है। अब देख लेते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं का बनावट हो कितने परसेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया परसेंटेज। जो लाल रक्त कणिकाओं में 60 से 70% क्या है, जल है। 30 से 40% क्या उससे में ठोस होता है और हीमोग्लोबिन ठोस के रूप में होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। किससे, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोबिन तथा हेमेटिन नामक से। तो क्या है, जो ग्लोबिन का क्या अर्थ होता है, प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है तथा हेमेटिन नामक एक लौह वर्णक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं में फास्फोलिपिड तथा पोटेशियम फास्फेट भी होता है। देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएं ये संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं परंतु आकार में सबसे क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। इन्हें लेकोसाइट्स भी कहते, क्या कहते हैं। अगर पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी को और किस नामों से जाना जाता है तो लिकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये रंगहीन तथा अनियमित आकार की होती है। यह इनका आकार कोई नहीं होता है, ये अनियमित आकार की होती है और रंगहीन होती हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह शरीर में रक्त द्वारा लाई गई हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। संक्रमण की अवस्था में 30,000 तक होती है परंतु स्वाभाविक अवस्था में इनका औसत कितना है, 6,000 से 8,000 कण तक प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में अमीबा की तरह कूटपाट बनाने की क्षमता होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो डब्ल्यूबीसी है उनका जो रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 भागों में है। कौन कौन सा है, कण रहित लिकोसाइट इसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट तथा कण सहित लिकोसाइट या ग्रेनुलोसाइट। ये क्या है, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी के क्या है, रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, कण रहित लिकोसाइट के बारे में देख लेते हैं। यह क्या है, इसमें कण नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, कण नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक गोलाकार होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कण रहित लिकोसाइट होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से भाग हैं, तो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और ट्रांजिशनल है। क्या है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ट्रांजिशनल। तो हम अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहले लिम्फोसाइट क्या है,
तो लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, बड़ी तथा छोटी। तो छोटी क्या होता है, लिम्फोसाइट जो छोटी होती है वो 8 से 10 माइक्रोन होती है तथा बड़ी जो लिम्फोसाइट होती है 10 से 15 माइक्रोन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 30% भाग बनाती हैं। इसका श्वेत रक्त WBC का, इसका निर्माण जो लिम्फ और नोड्स तथा लसिका ऊतक में होता है या निष्क्रिय फैगोसाइट से होते हैं। अब आप देखते हैं मोनोसाइट क्या है। मोनोसाइट के बारे में देख लेते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 5 से 10% भाग बनाती हैं। ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। इनका व्यास 18 माइक्रोन होता है। इसमें केंद्रक के यह क्या होता है, केंद्रक नल के आकार का होता है। इसमें फैगोसाइट क्रियाएं होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें अब क्या है, लिम्फोसाइट होगा, मोनोसाइट होगा। अब ट्रांजिशनल देख लेते हैं क्या है। यह बड़ी लिम्फोसाइट तथा बड़ी मोनोसाइट के बीच की कणिकाएं, ये दोनों के बीच की कणिकाएं, इनका आकार भी घोड़े के नाल जैसा होता है। अगर पूछा जाएगा कि वह क्या है जो जिसका घोड़े के नाल के आकार जैसा, जिसका आकार घोड़े के नाल के जैसा है, तो ट्रांजिशनल की बात कही गई है इसमें। और इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है। अब आगे देख लेते जो कणमय तथा कण सहित लिकोसाइड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जिन्हें कणमय लिकोसाइट कहते हैं। इसमें केंद्रक पिंडाकार होता है। अगर पूछा जाए कि लिकोसाइट जो है कणमय सहित में लिकोसाइड में केंद्रक का आकार कैसा होता है, तो पिंडाकार होता है। इसकी जो कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब देख लेते हैं इओसिनोफिल्स के बारे में। क्या है कि ये कणिकाएं आकार में बड़ी होती हैं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग बनाती हैं। इसका भाग बनाती है श्वेत रक्त क्या है, WBC का। इनकी क्रियाशीलता एलर्जिक अवस्थाओं में बढ़ती है और कणिकाएं क्या है, अम्लीय रंगों से अभिरंजित हो जाती। इसका आकार कितना होता है, 10 से 12 माइक्रोन होता है। अब देखते हैं वैसोफिल्स क्या है। ये कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना 1% भाग बनाती है। वैसोफिल्स बहुत कम भाग बनाती है, कितना 1%। और जो इओसिनोफिल्स है ये कितना है भाग बनाती है, 2 से 4% भाग बनाती हैं। और इनका जो आकार होता है 8 से 10 माइक्रोन होता है। यह क्षारीय रंगों जैसे हीमेटॉक्सिलिन से रंग जाती हैं। अब आगे देखते हैं न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फ क्या है। ये कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं का 65 से 70% भाग बनाती। सबसे ज़्यादा कौन, न्यूट्रोफिल्स अपना भाग बनाती है। किसमें, कणमय तथा कण रहित लिकोसाइड में। इसमें छोटे छोटे कणों में भक्षण करने की क्षमता होती। इसका निर्माण हड्डियों की मज्जा में होता है। फंगोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट को फैगोसाइड भी कहते हैं, क्योंकि यह बाहरी हानिकारक जीवाणुओं तथा अन्य विषैले पदार्थों का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। पदार्थों तथा जीवाणुओं को भक्षण करने की क्रिया को फंगोसाइटोसिस कहलाती है। ये जो क्रिया है, जो पदार्थों तथा जीवाणुओं का जो भक्षण करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस कहलाती है। इसका जो जीवन काल होता है 21 दिन तक होता है। ये कणिकाएं 2 प्रकार के रंगों, अम्लीय और क्षारीय द्वारा अभिरंजित होती हैं, जो इनका आकार होता है 10 से 12 माइक्रोन होता है। अब देख लेते हैं जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका कार्य क्या क्या है, उनके कार्य के बारे में देख लेते हैं। जो फैगोसाइटोसिस है ये क्या करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का मार डालती हैं और उनका भक्षण करती हैं। क्या करती, जीवाणुओं को मारना या भक्षण करना क्या क्रिया कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। रोगों से रक्षा करना क्या है, यह न्यूट्रोफिल्स की क्रिया क्या करती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करती है। और बाहरी हानिकारक पदार्थों जो न्यूट्रोफिल्स होती है क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है। बाहरी जो हमारे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करती, शरीर को रक्षा प्रदान करती है। जीवाणुओं का नाश श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा ही होता है। इस प्रकार के शरीर क्या प्रतिरोधकता प्रदान करती है। यह एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता करती है। इनकी कोशिकाएं गतिशील होती है। इसमें अमीबा भी क्या है, अमीबा की भांति उत्पाद बनाने की क्षमता होती है। और क्या है, यह घाव को भरने में सहायता करती है। पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में भी क्या करती है,
कार्य करती हैं। ये सभी क्या है, WBC का कार्य है। क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का क्रिया का काम करती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में बाहरी कोई बैक्टीरिया या क्या कहते हैं जीवाणु प्रवेश करे उसका भक्षण करती हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये हमारे शरीर को क्या होती है कि बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, रक्षा करती हैं और हमारे एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और ये घाव को भरने में सहायता प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती, गतिशील होती हैं। यह क्या है, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी काम करती हैं। ये सभी काम कौन करती हैं, तो WBC करती हैं। अब देखती हैं रक्त का पूरा चार्ट। रक्त का चार्ट है, देखिए इसमें रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और क्या है, रक्ताणु ब्लड कार्पल्स के बारे में। यहाँ पे क्या है कि क्या प्लाज्मा है और प्लाज्मा क्या है 55% है और जो रक्ताणु है रक्तवारी क्या है 55%, रक्ताणु क्या है तो ये हमारा 45% है। इसके पहले हमने ये बताया है कि रक्त के बारे में ये दो भागों में है, कितना परसेंट है, 55% रक्तवारी है और रक्ताणु 45% है। ये दो कि ये कितने भागों में बांटा गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है। रक्तवारी जिसे प्लाज्मा कहते हैं, क्या है, रक्त प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, एंटीजन्स एवं एंटीबॉडीज और गैसें हैं। और क्या है हमारा रक्ताणु जो 45% है, ये क्या है 3 भाग में ये भी है। तो पहला क्या है, लाल रक्त कणिकाएँ RBC है, फिर श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC है और इसके बाद हमारा रक्त प्लेटलेट्स है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएँ RBC, इसका व्यास कितना है, 7.2 माइक्रोन होता है और इसमें क्या है, जल और हीमोग्लोबिन दोनों होता है। जल की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% होती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा 30 से 40% होती है। और जो हमारा रक्त प्लेटलेट्स होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 भागों में है, कण रहित और कण सहित। इसके पहले हमने ये बताया है कि क्या क्या होता है, कण रहित है और कण सहित है। तो क्या है, कण रहित के अंतर्गत 3 भाग बांटे गए हैं। तो लिम्फोसाइड है, मोनोसाइड है और ट्रांजिशनल है। तो लिम्फोसाइड क्या है 25 से 30% है, मोनोसाइड कितना है 5 से 10% है और इसका व्यास 18 माइक्रोन है। ट्रांजिशनल कितना है, तो ट्रांजिशनल क्या है, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट के बीच का आकार दर्शाता है। और जो लिम्फोसाइट है बड़ी व्यास है और जो लिम्फोसाइट क्या है 2 भाग में, बड़ी और छोटी। तो इसका जो व्यास है 10 से 15 माइक्रोन और छोटी भाग जो होती है वो 8 से 10 माइक्रोन होता है। और इसके अब इधर देख लेते हैं जो कण रहित है, कण ये रहित है और कण सहित है। इसमें देख लेते हैं जो कण सहित 3 भागों में बांटा गया है। इयोसिनोफिल्स है, 2 से 4% भाग होता है। वेसोफिल्स होता है 1% भाग होता है। न्यूट्रोफिल्स होता है 65 से 70% भाग होता है। ये पूरा क्या था हमारा, ये रक्त का पूरा चार्ट था। क्या था, रक्त का चार्ट था। इसमें सब कुछ डिटेल में, इसके पहले हमने इसको व्याख्यात्मक रूप से बताया है और यहाँ पे पूरा चार्ट को डिटेल में दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं टॉपिक ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त रक्त में कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है और रक्त प्लेटलेट्स को क्या बिम्बाणु के नाम से जाना जाता है। यह सूक्ष्म एवं चपटी रक्त में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं। क्या है कि रक्त प्लेटलेट्स के कार्य, इसके बारे में देख लेते हैं कि यह क्या है। यह रक्त को जमने में मदद करता है। क्या WBC क्या करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है क्योंकि यह रक्त में उपस्थित थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन अप्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। जब ब्लड की क्लॉटिंग के मतलब जमाने में मदद करता है तो क्या प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है जो रक्त जमने में के लिए आवश्यक होता है। यह रक्त कोशिकाओं के छिद्रों एवं टूट फूट की मरम्मत करता है। जो छिद्र जैसे कटे फूटे होते जो जगह वहाँ पे क्या होता है, जो छिद्र होते हैं टूट फूट की मरम्मत करता है। कौन सी कोशिकाएं, ये हमारा WBC। आगे क्वेश्चन एक टॉपिक पॉइंट है, इसमें कुछ एंटीजन पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो एंटीबॉडीज का कार्य भी करने में उत्तेजना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त विमाणु टूटने पर सीरोटोनिन बनाते हैं। सीरोटोनिन में 5 हाइड्रोक्सिन ट्रिप्टामीन और हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन रक्त केशिका के वैसोडाइलेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब देख लेते हैं रक्त का जमना, इसका क्या कार्य। किसी भी शरीर के किसी भी भाग का चोट घाव अथवा फट जाने उसमें रक्त बहना शुरू हो जाता है, परंतु 5 से 7 मिनट वहाँ रक्त का बहना बंद हो जाता है क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है।
जिससे रक्त वाहिनियों की नली मुंह बंद हो जाती है, फलतः रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। रक्त के प्लाज्मा में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है। रक्त की फाइब्रिनोजन प्रोटीन को द्रव में ठोस के रूप में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना महीन सूतों के जाल जैसी कर देती है। इन्हीं जालों से रक्त कण फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। जैसे यह जाल सूखता जाता है वैसे वैसे रक्त का थक्का जमता है और सीरम इसमें छनकर अलग हो जाता है। इस रक्त का थक्का कटे हुए भाग अच्छी तरह से सील देता है और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। इनके क्या है, रक्त थक्का जमाने में 3 भाग बताए गए। जो सीरम की बात कही गई, सीरम होता है कि जैसे कि अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो के ब्लड जम गया है तो थोड़ा थोड़ा हल्का पीला पानी जैसा पंछा टाइप की पदार्थ निकलता है, वही उसी को हम सीरम कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि जो रक्त जमता है उनके 3 टाइप हैं, उनके 3 रासायनिक क्रियाएं हैं, तो उसके बारे में देख। पहला है कि जो प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन रक्तवारी में उपस्थित होता है। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, तो क्या होता है, इसमें कैल्शियम तथा दूसरे फैक्टर सहयोग देते हैं। तथा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलना, यह क्या होता है कि रक्त का थक्का बनाने में सरल एवं सामान्यतः क्रिया करता है, परंतु कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं और यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें 13 फैक्टर भाग लेते हैं। क्या इसमें 13 फैक्टर भाग लेते हैं ब्लड का थक्का जमाने में, कार्य करने में। ब्लड के थक्के क्लाटी में क्या है, 13 फैक्टर काम करते हैं और ये 3 चरण आपके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या, प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, फाइब्रिनोजन में फाइब्रिन में बदलना। ये क्या है, ये 3 रासायनिक मुख्य क्रिया है। आगे देख हीमोफीलिया के बारे में देख लेते हैं। हीमोफीलिया क्या है, एक शाही रंग रोग है। यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। ब्लड ग्रुप समूह की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो समूह है 1900 में पता किया गया था। इसके द्वारा कार्ल लैंडर स्टीनर के द्वारा यह 3 प्रकार के बताए हैं, खोज किए करके ये 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए हैं, ए, बी और ओ की बात कही गई तो ये ओ क्या है, सर्वदाता है। इसमें क्या होता है कि एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडीज पाया जाता है। आगे देखते हैं कि चौथे जो रक्त समूह का जो पता किया गया था तो 1902 ईस्वी में पता किया गया था। किसके द्वारा, डी क्रिएटलोवम स्टूलरी ने बताया ए बी के बारे में। जो चौथा ब्लड ग्रुप समूह का पता किया गया था ए बी का, तो किसने बताया, डी क्रिएटलोव स्टूलरी ने बताया। इसमें बताया गया कि एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। अब चलते हैं रक्त समूह के बारे में, आगे चार्ट देख लेते हैं। रक्त अध्ययन, इसमें देख लेते हैं क्या है, रक्त समूह है, रक्त किसे दे सकता है और रक्त किससे ले सकता है। तो जो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ए क्या करता है, अपने ही ग्रुप के क्या करेगा, पहले देगा, ए को देगा और ए बी को देगा और लेगा किससे, ए को ए से लेगा, अपने ग्रुप से ही लेगा और ओ से भी लेगा। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो बी क्या करेगा, पहले अपने ग्रुप को देगा तो बी को देगा और ए बी को भी देगा। फिर लेने की बात करें तो पहले अपने ग्रुप से लेगा फिर ओ से भी लेगा। और ए बी की बात करें, ये सर्वग्राही है तो ये क्या करेगा, पहले अपने ही लोगों को देगा, ए बी को देगा और देने के बाद क्या करेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ए बी से भी लेगा और ओ से भी ब्लड लेगा। और ओ की बात करें तो ये सर्वदाता होता है। ये क्या करेगा, पहले ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को भी देगा, लेकिन लेने को कहा जाए तो सिर्फ ओ से ही लेगा, अपने ही ग्रुप से ओ से ही लेगा। इसलिए दुर्घटना के जब कभी तत्काल ज़रूरत ब्लड की पड़ जाती है तो ब्लड ग्रुप ओ ही काम करता है। वो ओ क्या करता है, सभी को दे सकता है, ये सर्वदाता माना गया है। आगे चलते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में ओ निगेटिव रक्त समूह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करता है, ओ जो निगेटिव होता है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। यहाँ पे जो रक्त समूहों की निगेटिव पॉजिटिव की बात कही गई थी, इसमें 8 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड का टाइप है और दे सकता है, जो ये ब्लड ग्रुप दे सकता है और प्राप्त कर सकता है, कौन ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है। ये जो है ए टाइप का जो ब्लड है वो जो ए पॉजिटिव है वो क्या कर सकता है, दे सकता है ए पॉजिटिव को,
ए बी पॉजिटिव को, और जब प्राप्त कर सकता है किसी ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। अब ओ पॉजिटिव क्या करेगा, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन लेने की बात कही गई तो ओ से, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। बी पॉजिटिव की बात किया जाए तो बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन प्राप्त करता है तो बी पॉजिटिव से, बी निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। ए बी पॉजिटिव क्या करेगा, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और सभी से ले सकता है। और ए जो है, ए क्या है, निगेटिव है, तो ये किसे दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है। प्राप्त किससे करेगा, बस सिर्फ ए आपके निगेटिव से और ओ निगेटिव से प्राप्त कर सकता है। ओ निगेटिव क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, दे सकता है, लेकिन क्या करेगा, बस ओ निगेटिव से ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। बी निगेटिव क्या करेगा, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है, लेकिन प्राप्त किससे करेगा, बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से प्राप्त करेगा। ए बी निगेटिव क्या करेगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी क्या है, निगेटिव को भी देगा, लेकिन प्राप्त किससे करेगा, ए बी निगेटिव से और ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ओ निगेटिव से, इन सभी से क्या करेगा, ये प्राप्त करेगा ए बी निगेटिव। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रक्ताणु की संख्या होती है। रक्त में लाल रक्ताणु की संख्या होती है कितना, 1000, 5000, 45 से 50 लाख, क्या है, 12000। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा, 45 से 50 लाख। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वाभाविक अवस्था में रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 1000 तक, 5000 तक, 6000 से 8000 तक, 1500 तक। तो इसका आंसर होगा सी, 6000 से 8000 तक। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि रक्त को ओ वाले व्यक्ति रक्त दे सकता है। रक्त को ओ वाले व्यक्ति रक्त दे सकता है, कौन सी ग्रुप को, ए ओ ग्रुप को, ए बी और ए ग्रुप को, ए बी और ओ ग्रुप को, ए ओ ए बी और बी, इन सभी को। तो ओ वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है किस व्यक्ति को, ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि रक्त वर्ग ए वाले व्यक्ति रक्त ग्रहण कर सकता है। ए वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं और तो रक्त ग्रहण कर सकता है, तो कौन से ग्रुप के, ए और ओ से, बी और ए बी से, बी और ओ से, और क्या है, बी और ए बी से। ए की बात कही गई तो ए और ओ से क्या हो, रक्त वर्ग में ए वाले जो व्यक्ति हैं रक्त ग्रहण कर सकते हैं, तो किससे, ए और ले सकते हैं किससे, ए और ओ से। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अकर्णाकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और ट्रांजिशनल है। ये क्या है, 3 अकर्णाकार के अंतर्गत प्रकार आते हैं, जो 3 हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी का मृत्यु कहा जाता है। आरबीसी का मृत्यु कहा जाता है, तो कहाँ आरबीसी का मृत्यु होता है, प्लीहा में, यकृत में, वृक्क में, फेफड़े में। तो आरबीसी का जो मृत्यु होता है, जो कब्रगाह कहा जाता है, तो कहाँ पे, प्लीहा को कहा जाता है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी को कितने आधारों में बांटा गया है, 2, 5, 4, 7। तो कितने आधार में बांटा गया है, 2 आधार में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, संख्या के आधार पर और आकार के आधार पर 2 हैं आरबीसी के आधार। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आकार के आधार पर इसमें कौन सबसे बड़ा है, मतलब क्या है कि छोटे से बड़े की ओर जाता है। तो आकार के आधार पर पहले कौन छोटा है, फिर उससे कौन छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो क्या है, यहाँ पे WBC है, प्लेटलेट्स RBC होगा कि प्लेटलेट्स RBC WBC होगा कि RBC प्लेटलेट्स WBC होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा।
तो ये क्या है, इसमें ए सही होगा, WBC होगा, प्लेटलेट्स होगा, फिर RBC होगा आकार के आधार पे। तो पहले क्या होगा, पहले WBC होगा, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स होगा, फिर RBC होगा। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा में, या वृक्क में, अस्थि मज्जा में, या कृत में। तो जब भ्रूण अवस्था में जब बच्चा होता है तो भ्रूण में, तो इसमें कहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है, तो स्प्लीन में होता है। जब बच्चा बड़ा वयस्क अवस्था में हो जाता है तो कहाँ पे उसका फिर RBC का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होने लगता है। ए इसका आंसर सही है, स्प्लीन प्लीहा की ओर चलते हैं कि RBC को और किन नामों से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, साइट्स, बिम्बाणु। तो इसका जो RBC का और जो नाम है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है RBC को, लाल रक्त कणिकाओं को। ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में RBC की संख्या कितनी होती है। क्या है, 44 से 45 लाख, 40 से 45 लाख, 35 से 35 लाख, 20 से 50 लाख। तो महिलाओं में RBC की संख्या पूछा गया है तो 40 से 45 लाख बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि पुरुषों में RBC की संख्या 50 से 55 लाख है, कि 40 से 45 लाख है, 60 से 70 लाख है, कि 65 से 75 लाख है। तो पुरुषों में RBC की संख्या कितना होता है, 50 से 55 लाख माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रक्तकार थक्का जमाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, थक्का जमाने में सभी प्रोटीन सहायक है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को जो भी कुछ कहना है या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।